नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो को आप देख सकते हैं अंत तक अगर आपको ऐसी खबरें पसंद है जो आपके पोर्टफोलियो, आपके फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे दुनिया भर में होने वाले ऐसे सिर्फ इवेंट्स जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को कल बदल देंगे। पोर्टफोलियो गिर सकता है, बढ़ सकता है, आपकी इनकम आगे गिर सकती है, बढ़ सकती है, चाहे सैलरी हो या बिज़नेस इनकम हो। तो सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज़ को हम यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले आर्टिकल से और ये है बैटरी रिसाइक्लर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कई साल 5 साल पहले से ही उन्होंने देखा ईवी में बड़ा बूम आ रहा है, तो उन्होंने ईवी सेक्टर में देखा बैटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बैटरी कंपनीज़ ने पैसे लगाए और उन्होंने कमाया भी, अच्छे रिटर्न्स निकले हैं 5 साल में। लेकिन अब देखो बैटरी रिसाइक्लिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पहले तो प्रॉब्लम क्या था कि बैटरी बनानी है ऐसे जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर पाए और सस्ते से सस्ती हो, ठीक है? तो लेकिन फिर प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आई तो हमारे पास आज ईवी है, टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, बसेज़ और ट्रक्स भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के तो। अब यहाँ पे बैटरी रिसाइक्लिंग इश्यू बन गया है बहुत बड़ा क्योंकि बैटरी अगर आप देखोगे तो बैटरी से काफ़ी पॉल्यूशन आप सड़क पे होने से बचा रहे हो। ठीक है, बैटरी का यूज़ करके। लेकिन जब वो यूज़ हो जा रहा है 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद, तो जब उसे आप डिस्पोज़ करते हो ना, तो वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है और बहुत हार्मफुल मटीरियल्स निकलते हैं बैटरी से। इवन मैं कहूँगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी 1% ही बैटरी शायद रिसाइकिल हो पाता है या 2% मैक्स, दैट्स इट। तो 98% क्या है? पूरा पॉल्यूटेंट है। तो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो पर्पस ही डिफीट हो गया यहाँ पे क्योंकि पहले पॉल्यूशन डायरेक्ट सड़क पे हो रहा था, तो डायरेक्ट सड़क से अब वो कहीं एक जगह आ जाएगा और उतना ही पॉल्यूशन वहाँ हो जाएगा। तो दैट शुड नॉट बी द केस। अब देखो चाइना के रेस्ट्रिक्शंस आए हैं किस पे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पे और इसकी वजह से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है सबसे पहले इंडिया में बैटरी मटेरियल रिसाइक्लर्स के लिए। मेजर प्लेयर्स चाहते हैं कि वो स्केल कर पाएँ इस एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी को फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे अटेरो रिसाइक्लिंग प्लान कर रहा है कि वो अपना नियोडायमियम एक्सट्रैक्शन जो एंड ऑफ लाइफ मैग्नेट्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ाए। फ्रॉम करंट 1 टन पर मंथ टू 10 टन्स विद इन अ ईयर, 10 गुना करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वैसे एक कंपनी सोच रही है कि वो 3000 से 5000 टन पर एनम कैपेसिटी एक्सपैंड करे बाय 2026-2027 जो अभी सिर्फ 1 टन है, वहाँ से 3000 गुना कैपेसिटी करने का वो सोच रहा है। तो इंडिया को बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट किस चीज़ में होते हैं? बैटरीज़ में होते हैं। हमारे रिमोट से लेकर के रॉकेट्स को अगर आप देखोगे जेट फाइटर, मिसाइल से लेकर के हर चीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और जहाँ पे 90% प्रोसेसिंग कहाँ होती है इसकी? चाइना में। तो बैटरीज़ क्योंकि इन्हीं से बनती है तो बैटरीज़ के अंदर ऑफ कोर्स कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्टिकुलरली जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और दूसरे कंपोनेंट्स में। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स कंटेन करते हैं 80% नियोडायमियम और एट प्रेज़ेंट हम लोग 1 टन नियोडायमियम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? इन्हीं मैग्नेट से और हम स्केल अप करना चाहते हैं इसे 10x। तो इंडिया ने फाइनली सॉल्यूशन सोचा किस चीज़ का? जो चाइना ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है हमारे लिए और चाइना ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो शॉर्ट टर्म है। इतने भी बुरे हाल नहीं है हमारे कि हम इतना इनोवेट नहीं कर पाएँगे कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर पाएँ, बट येस शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनका कहना है दैट दे आर स्केलिंग अप इन जनरल और सिचुएशन जो है सर्टेनली प्रोवाइड करेगी एडिशनल मोटिवेशन। एंड इंडिया का जो करंट मैग्नेट रिक्वायरमेंट है वो 5000 से 6000 टन है एनुअली। तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा जब ईवी की डिमांड बढ़ेगी और विंड एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, रोबोटिक्स, ड्रोन्स इनका यूसेज जितना बढ़ेगा ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होगी इसकी। तो यहाँ पे एक नया अपॉर्च्युनिटी आया है किस सेगमेंट में? बैटरी रिसाइक्लिंग में, ठीक है? जहाँ पे बहुत कम कंपनीज़ हैं और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ऐसी नहीं है कि ये कोई भी कर लेगा, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जो भी कंपनी यहाँ पे मार्केट लीडर बन पाएगी, हमें लगता है आगे जाके वो ग्लोबल कंपनी बन सकती है। ये सिर्फ़ इंडिया के नहीं रहने वाले हैं। अगर कोई एक चीज़ कर ले रहा है, तो हमें लगता है वो ग्लोबली काफ़ी बढ़िया कर सकता है। बात करूँगा अगले आर्टिकल की रिटेल इन्फ्लेशन की। रिटेल इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा देखकर ही आरबीआई डिसाइड करता है कि ब्याज दर को कितना रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, राइट? और यही देख कर के जब महँगाई दर हम लोग बढ़ती है, घटती है, उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, जनता डिसाइड करती है, कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे बचाने हैं, किसको वोट देना है, ये भी डिसाइड कर लेते हैं कई बार। तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो मॉडरेट हुआ है फर्दर और ये आ गया है 2.82% पे फ्रॉम 3.16% इन अप्रैल। पॉजिटिव बेस इफेक्ट आया है। बेस इफेक्ट क्या होता है? जब पिछली बार आपका मार्क्स खराब हो, लेट्स से 40% मार्क्स आए थे आपके और इस बार 60% भी आए हैं, तो पिछले बार से तो 50% की ग्रोथ रेट है ना। और यही एक बच्चा 90% ला रहा था, इस बार 95% आया है। तो उसकी तो ग्रोथ रेट 6% की भी नहीं है पूरे। तो बेस इफेक्ट यही होता है कि जो पहले अच्छा नहीं कर रहा था, बाद में अगर थोड़ी-सी भी ग्रोथ लाता है, तो परसेंटेज बेसिस पे, बेस पे वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। तो डबल डिजिट डिप आया है वेजिटेबल प्राइसेस में, डीपेस्ट डिक्लाइन आया है कहाँ? पल्सेस प्राइस काफ़ी गिरे हैं, वेज सब्जियों के दाम गिरे हैं पिछले 6 सालों में एंड
काफ़ी अच्छा रूम हमें मिल रहा है किसके लिए? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के लिए, आरबीआई के लिए, ताकि वो आगे आने वाले रिव्यूज़ में भी ब्याज दर को और घटा पाए और जीडीपी को बढ़ाने में और ज़्यादा सहयोग दें। तो लास्ट टाइम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, वो रिपोर्ट हुआ था एट लोअर लेवल और ये फ़रवरी में था, 2.57%। जो डेटा आया एनएसओ द्वारा, उसने दिखाया कि जो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन है, वो तो 43 मंथ्स के लो पे है। मतलब ऑलमोस्ट आप ये देखो कि मैं कहूँगा साढ़े 3 साल या ऑलमोस्ट 4 साल के ऑलमोस्ट 4 साल के लो पर है और 0.99% पे आ गया है, ठीक है? ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन। जो पहले कितना था? 1.78% था अप्रैल में और 13.7% था ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिला है वेजिटेबल प्राइसेज़ में। स्पाइसेस, मीट, सारी कैटेगरीज़ में अगर आप देखोगे तो दाम लगातार इस टाइम पे घट रहे हैं। और जो प्राइस राइज़ पेस है दूसरे आइटम्स का फूड बास्केट्स में, जैसे एग्स हो गए, शुगर हो गया, ये भी डीएक्सेलरेट हुए हैं। मतलब बढ़ तो रहे हैं लेकिन कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं अब। तो कुछ अलार्मिंग है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, वो है एडिबल ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ना। इस टाइम पे आप एडिबल ऑयल जाके खरीदो, ठीक है? सरसों के तेल और रिफाइन के तेल को कंपेयर करो 2 महीने पहले से, 6 महीने पहले से। काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको और यहाँ पे स 18% का स्पाइक आया है, ठीक है? तो ये 7वाँ सक्सेसिव मंथ है जहाँ डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 से लेके अभी तक हमने नहीं देखा था, जब रशिया-यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और डिएक्सेलेरेशन आया है लेकिन अभी भी फ्रूट के दाम बढ़ रहे हैं। तो फल महँगे हैं और महँगे हो रहे हैं। कम गति से महँगे हो रहे हैं लेकिन स्टिल अभी भी डबल डिजिट में है। तो वी कांट से कि ये कम है। और जो 5th डबल डिजिट प्रिंट है एज़ इन मई एज़ इन मैनी मंथ्स। तो जो परसिस्टेंट राइज़ है एडिबल ऑयल प्राइसेज़ में, ये एक कंसर्न है। सबसे पहले तो ऑयल सीड सोइंग घटा है, ठीक है? ग्लोबल प्राइसेज़ भी बढ़ रहे हैं और इंडिया का जो डिपेंडेंस इम्पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब खाली क्रूड ऑयल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग अगर आप देखोगे तो जैसे कि एडिबल ऑयल भी है हमारा, वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं 55%। 55% एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करना इज़ नॉट अ कॉमन थिंग, राइट? एंड आप इससे पता लगता है कि हेविली डिपेंडेंट हो किस चीज़ पे, आप हेविली डिपेंडेंट हो इंटरनेशनल मार्केट्स पे, डॉलर पे भी। अगर डॉलर के दाम ही बढ़ गए, तो कल जो ₹100 की चीज़ थी वो 108 की मिलेगी, राइट? क्योंकि 8% डॉलर यहाँ पे बढ़ गया रुपए के अगेंस्ट, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। ग्लोबल सप्लाई, अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, राइट? तो उसकी वजह से आप देखो कॉफ़ी के दाम बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जितने भी क्रॉप्स हैं, ठीक है? और पल्सेस जो भी हमारे को देखने को मिल रहा है, जो मैं कहूँगा कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। कई बार बड़ा अच्छा फसल हो जाता है और बहुत ही एक्सट्रीम खराब भी हो जाता है क्योंकि वेदर ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये चीज़ अगले 10 साल तक हमें तंग करने वाली है। जो कमोडिटी प्राइसेज़ हैं, कमोडिटी, अब ध्यान रखना ये आपको बड़ा परेशान करेंगे। तो अगले 10 इयर्स कोई भी अगर इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है अगले 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, और वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है ना जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी है, तो ध्यान रखना, आप परेशान तो रहोगे इस चीज़ से कि कमोडिटीज़ में हमेशा प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और इसका सिंपल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, पिछले 2 साल के रबर के दाम चेक कर लो आप, ठीक है? इंटरनेशनल। आप चेक कर लो एडिबल ऑयल के दाम, ठीक है? आप चेक करो, आप कॉफ़ी वगैरह के कॉफ़ी लवर्स बहुत सारे होंगे, ठीक है? कोको के दाम चेक करो आप। ये कुछ कमोडिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी इसके अलावा और भी ऐसे हो सकते हैं जो मुझे ना पता हो, बहुत सारे। तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि क्या आप ये आपके पोर्टफ़ोलियो में है ऐसे स्टॉक्स, तो कहीं न कहीं वॉलेटिलिटी रहेगी और ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है? तो आपके हाथ से बाहर काफ़ी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? ये बेसिकली वोलेटाइल फूड और फ्यूल कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर दो इन्फ्लेशन से। मतलब किसको? फूड, खाने-पीने की चीज़ें, और खाना बनाते किससे हैं? फ्यूल से, उसको भी हटा दो। तो बचता है इन्फ्लेशन में, वो होता है कोर इन्फ्लेशन, और ये हुआ है 4.2%। तो बड़े सालों से, तो मैं कहूँगा बड़े महीनों से ये बिल्कुल स्टेडी रहा है, नीचे ही रहा है, बट अभी थोड़ा-सा बढ़ा है। फ्यूल प्राइसेज़ नीचे आए हैं, 2.78% का डिफलेशन देखने को मिला है हमें, ठीक है? एंड रिटेल प्राइसेज़ अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े से बढ़े हैं रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में भी। तो रिटेल इन्फ्लेशन में डिक्लाइन आया है, लेकिन ये रूरल एरियाज़ से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में है, शहरों में महँगाई ज़्यादा तेज़ी से घटी है रूरल एरियाज़ के कंपैरिज़न में। केरला में हाईएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रहा है 6.46% का मई में, फॉलोड बाय पंजाब, और लोएस्ट रहा है तेलंगाना में 0.55% और फॉलोड बाय बिहार 1.52%, आंध्र प्रदेश 1.69%। तो ओवरऑल जो चेंज इन पॉलिसी स्टैंस आया है आरबीआई द्वारा, तो यहाँ पे फेयरली स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ऑफ पॉज़, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो भी घट गया और रेट्स भी जो हैं वो अनचेंज रहे, मतलब पॉजिटिव रहे मार्केट के लिए, उल्टा और घट गए हैं। तो इन्फ्लेशन जब तक ऐसा रहेगा, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे आगे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं आ सकता। अगले आर्टिकल की बात करूँगा और ये है यूएस के बारे में।
ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों ने जॉबलेस क्लेम किए हैं यूएस में। जॉबलेसनेस क्लेम करने का मतलब क्या होता है, वहाँ पर जब आपकी जॉब चले जाए ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो आपका इंश्योरेंस होता है जॉब का। तो आपको क्या मिलता है, इससे गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। लेट्स से इंश्योरेंस कंपनीज़ आपको पे करती हैं एक नॉर्मल अमाउंट, ताकि आप सस्टेन कर पाओ। तो यहाँ पे जैसे ही जॉब जाएगी, आप ज़रूर फाइल करोगे अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? क्योंकि आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट का लेट्स से यहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो यूएस में डेटा काफ़ी एक्यूरेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है? इसीलिए मैं कहूँगा इंडिया से शायद ज़्यादा ही एक्यूरेट होता हो। तो यूएस फाइलिंग्स आई हैं फॉर जॉबलेस बेनिफिट्स और ये अनचेंज्ड है। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे काफ़ी हायर लेवल पे है इस वक़्त एंड अनसर्टेनिटी काफ़ी चल रही है ट्रेड वॉर की वज़ह से। तो लोग कंपनीज़ क्या कर रही हैं, इस टाइम पे हायरिंग नहीं कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं एप्लीकेशंस हैं जॉबलेस बेनिफिट्स के, अब वो 2.5 लाख हो गए हैं। ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोग जॉबलेस बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं इस टाइम पे। ये लेबर डिपार्टमेंट का डेटा है। और 1 हफ्ते पहले भी 2,48,000 थे, अभी भी 2,48,000 ही है। तो कहीं न कहीं हमें ले-ऑफ्स देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने कई सारे लोगों को ले-ऑफ कर दिया, राइट? हमने न्यूज़ में देखा था, ग्लोबल ले-ऑफ किया उन्होंने खैर, यूएस में लेकिन काफ़ी लोग उससे अफ़ेक्ट हुए हैं। तो एआई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आगे एक्सपेक्टेड है कि जॉबलेसनेस जो है बढ़ सकती है अक्रॉस द वर्ल्ड, ना कि सिर्फ़ यूएस में। बीक और ऐसा टाइम होगा जब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन जॉबलेसनेस बढ़ेगी, जॉब्स घटेंगे। एंड वीकली एप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे जॉबलेस बेनिफिट्स के, तो वो भी कंसिडर कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव हैं और यूएस ले-ऑफ्स के। और यहाँ पे जो हेल्दी रेंज है वो कितनी है, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में, सिंस कोविड-19 ने इकोनॉमी को थ्रॉटल किया था 5 इयर्स अगो। तो 4 वीक का जो एवरेज है जॉबलेस क्लेम्स का, व्हिच इवन्स आउट सम ऑफ द वीकली अप्स एंड डाउन्स, तो ये बढ़ा है करीब-करीब 5,000 से टू 240, 250। तो टोटल नंबर ऑफ अमेरिकन्स जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रही है, वो अब बढ़ चुके हैं कितना, 54,000 से टू ऑलमोस्ट 20 लाख लोग, 1.96 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रही हैं। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, और ये है इंडिया के बारे में, ठीक है? इंडिसेस हमारे 1% गिरे और वेस्ट एशिया सिमर्स एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज़। तो कुछ हो या ना हो, क्रूड ऑयल पहले ही अपना मैं कहूँगा बोरिया बिस्तर बाँध के भागने लगता है, अगर मिडल ईस्ट में किसी ने कोई छींक भी मार दी। तो मुंबई इंडिया के जो इक्विटी इंडिसेस है हमारे, मुंबई में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई, एनएसई। एंड यहाँ पे दोनों के जो इंडिसेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, हमें नीचे जाते हुए नज़र आए। और रीज़न क्या थी, वेस्ट एशिया में टेंशन। वेस्ट एशिया क्या हो गया, जो मिडल ईस्टर्न एरिया है हमारा, इज़राइल, गाज़ा, ईरान जहाँ पर है, तो यहाँ पे टर्मोइल देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, इज़राइल का कहना है कि उन्होंने 200 फाइटर जेट्स भेजे हैं ईरान में और करीब 100 मिसाइल्स दागे हैं। तो ऑफ कोर्स ये होगा ही। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड, मतलब हमारा जो क्रूड ऑयल है, 4% उछल गया। अब न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि इसराइल प्रिपेयर कर रहा है कि आगे वो अटैक्स कर सकता है ईरान ईरान पर, और वो बेसिकली न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं उनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट को। न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, ईरान का कहना है कि वो उस पे काम कर रहा है, और इसराइल को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो जो मार्केट है वो ऑलरेडी वीक है इन द मॉर्निंग टुडे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, लेकिन शार्पर सेल ऑफ हुआ आफ्टर अनफॉर्चुनेट प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है? तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है ये। और इसके बाद कल ही हमने देखा था कि मार्केट नीचे आना शुरू हो गया था, और नेक्स्ट डे भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमें रिकवरी भी देखने को मिली है। तो एफआईआई ने डंप किया था मार्केट को कल, और डीआईआईज़ ने किया था ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बाय। एशिया, चाइना फ्लैट रहे हैं, हांगकांग नीचे आया है, ताइवान ड्रॉप हुआ है, साउथ कोरिया बढ़ा है आधा परसेंट, यूरोप का जो स्टॉक इंडेक्स है वो डाउन था 0.6%। विक्स आज 7-8% ऊपर था, राइट? विक्स क्या होता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो ये फ़ियर को बताता है। तो जब विक्स बढ़ रहा हो बड़ी तेज़ी से, इसका मतलब मार्केट में डर बढ़ रहा है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है काफ़ी, ठीक है? लेकिन वो ये भी कन्फ्यूज़ है कि बढ़ भी सकता है। दोनों साइड लोग वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फेयर बिट ऑफ रोटेशन हो रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, और इन्वेस्टर्स तो हर एक अपॉर्च्युनिटी का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई डाउनसाइड नहीं है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत बड़े-बड़े डाउनसाइड्स हो सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। थैंक्स।